ओके, तो कैलकुलेटिंग वर्क डन, इसके लिए पहले हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमें समझ आया है कि किसी भी वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही यहाँ पे देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो हमारे सिलेबस के अंदर हम दो तरह के मेनली फोर्सेस डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरे टाइप को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आपको अपने सिलेबस के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जो फोर्सेस मिलेंगे वो इनमें से किसी एक कैटेगरी के हो सकते हैं, तो इनका वर्क डन कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। शुरुआत करें अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस से, तो इनकी डेफिनेशन कह दी जाती है दोज फोर्सेस फॉर विच वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन। क्या मतलब है इसका, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे थी और आप उसे पॉइंट बी पे लेना चाहते हो, और आपने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स लगाया। तो एक बार तो मैं उसे स्ट्रेट लेके चला गया इस तरह से, ये मेरा पाथ नंबर 1 हो गया, और एक बार मैं उसे लेके गया कुछ ऐसे पाथ से, इसे मैंने पाथ नंबर 2 बोल दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा है, ठीक है ना। और तीसरा मैं कह देता हूँ कि कुछ ऐसा पाथ था। तो तीनों पाथ से जब मैं फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके गया और मैंने वर्क कैलकुलेट किया, तो अगर वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ, वर्क डन इन सेकेंड पाथ और वर्क डन इन थर्ड पाथ ये इक्वल आ जाता है, तो फिर हम कह देते हैं कि इस समय हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया था वो कैसा था, कंजर्वेटिव था। यानी आप जिस पाथ के ऊपर लेके जा रहे हो, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, उस पर वर्क डन नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन, इससे पूरी तरह से फील नहीं आएगी, इसलिए एक एग्जांपल लेना जरूरी है। तो हमें पता है कि वर्क डन ये डिफाइन किया जाता है, वर्क इज एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एक एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कंसिडर करो कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे रखा हुआ था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है नीचे की तरफ। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी का कितना फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो आप फोर्स बता सकते हो कि ग्रेविटी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो होगा mg, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। क्या ग्रेविटी का फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, हाँ ये चीज हम जानते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स हमेशा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और वो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से वर्टिकली ऊपर उठा दिया कुछ डिस्टेंस h, ठीक है ना, बात समझ आई। और मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट को इस इनिशियल पोजीशन से ऊपर तक लेके जाने में ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करो। हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर ब्लॉक इस पोजीशन से ऊपर वाली फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। तो आप सीधा निकाल सकते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी फोर्स जो कि है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है h इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी फोर्स तो लग रहा था नीचे और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, यानी कि वर्क डन में बोल सकता हूं माइनस mgh। बात समझ आई कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सिमिलरली अगर मैं ये नहीं करता, मैं इसी ब्लॉक को यहां पर रखता
और h डिस्टेंस ही ऊपर लेके जाता, लेकिन इस बार मैं सीधे सीधे ऊपर लेके नहीं जाता, मैं सिर्फ कहां लेके जाता, इस तरह से, ठीक है ना। कोई रास्ता मैंने ये इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पे फाइनली ब्लॉक को लेके गया हूं। अब यहाँ पे वर्क डन कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं फिर से अप्लाई करूं तो ग्रेविटी को आप किस रास्ते से लेके जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थ को पता है कि मुझे हर ऑब्जेक्ट को हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ खींचना है, और वो तब भी फोर्स हमेशा कितना अप्लाई कर रही होगी, mg। और डिस्प्लेसमेंट अब भी कितना है, h। और अब भी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल पूरे रास्ते के दौरान भी क्या रहता है, 180 डिग्री। और वर्क की वैल्यू फिर से क्या आ जाती है, -mgh। तो ग्रेविटी का फोर्स इसलिए कंजर्वेटिव कह दिया जाता है कि अगर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में h डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आप कैसे लेके गए, आप सीधे h डिस्टेंस ऊपर लेके गए, आप टेढ़ा मेढ़ा करके h डिस्टेंस ऊपर लेके गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी का वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये थी पहली डेफिनेशन किसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की। मैं फिर से बोलूंगा, ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपने क्या पाथ लिया है, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ आई बात। उसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं, एक और डेफिनेशन जो ज्यादा क्लियर कर देती चीजों को, वो ये है, वर्क डन बाय conservative forces in closed loop is always zero। अब सीधी सी बात है, क्लोज लूप में, कैसे भी क्लोज लूप में अगर आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना शुरू किया और इसे इस तरह से घुमा के वापस उसी पॉइंट पे आप वापस लेके आ गए, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, और वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एक क्लोज लूप के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट को आपने जहां रखा था, किसी भी पाथ से आपने घुमा के वापस उसी जगह पे लेके आ गए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। तो इसी का एग्जांपल सेम ग्रेविटी अगर मैं ले लूं, तो ये m मास की ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने इसे h हाइट डिस्प्लेस किया था ऊपर। अच्छा, फोर्स तो इस पे mg लग रहा था, तो इसे मैं पाथ नंबर 1 बोल देता हूं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा, अभी हमने निकाला mg h इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि -mgh। और अब मैं क्या करूं, इसे ऊपर से नीचे लेके आ जाऊं। अब मैं इसे ऊपर से नीचे लेके आ जाऊं तो ब्लॉक वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इसे मैं रास्ता नंबर 2 बोल देता हूं। तो अब मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, तो आप देखोगे कि फोर्स अब लग रहा है नीचे, हमेशा ही नीचे ही लगता है ग्रेविटी का, तो पर इस बार डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो मैं लिख सकता हूं mg इंटू एच इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो वो आएगा प्लस mgh। तो अगर आप देखो तो एक क्लोज लूप फॉर्म हुआ है, नीचे से हम ऊपर लेके गए पत्थर को और ऊपर से फिर नीचे लेके आए पत्थर को। तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस क्लोज लूप जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा -mgh प्लस mgh, या मैं उसे कह सकता हूं 0। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं पूरी चीज। दो तरह के फोर्सेस हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस को बोला जाएगा जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। या आप कह सकते हो कि उनका वर्क डन क्लोज लूप के अंदर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या सभी को ये क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 12th में हम पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग का फोर्स हमने पढ़ा था उसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी कैसा है, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ आई बात। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं।
अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि चलो हमें डेफिनेशन पता लग गई कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स बोला किसे जाता है, जिसका वर्क डन क्लोज लूप में 0। पर प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी इसके ऊपर, क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके ऊपर, आप कैसे पहचानोगे कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है? सारे तो हम रट नहीं सकते, है कि नहीं? तो अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस 3 ही टाइप के होते हैं। तो आपको बस ये 3 टाइप याद रखने हैं, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड देयर वर्क डन, एंड देयर वर्क डन। तो मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप बताने वाला हूं कंजर्वेटिव फोर्स के। जब भी आपको फोर्स इन फॉर्मेट्स में मिले तो आप समझ लेना कि भाई फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो जो वर्क डन निकालने का मेथड मैं आपको बता रहा हूं वही अप्लाई कर देना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? सिर्फ 3 ही तरह के फोर्सेस होंगे, 3 ही फॉर्मेट होंगे फोर्सेस के, जिन्हें कि आप कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलोगे। सबसे पहला फॉर्मेट आ जाता है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स यानी कि अगर कोई फोर्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इस फॉर्मेट में दिया गया है, जहां पे ए बी और सी तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो ऐसा फोर्स हमेशा नेचर में कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहना चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी हमेशा क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। तो कोई भी फोर्स अगर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो आप समझ जाओगे कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है। तो इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे आसान इसी का वर्क डन निकालना है। वर्क डन आप निकालते हो F डॉट एस से। हमेशा आप किससे निकालोगे, F डॉट एच से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है और S भी आपको कांस्टेंट पता ही होगा। सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना F डॉट एस और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। S जहां पे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि चीज क्लियर हो जाए। मान लो कि मुझे फोर्स दिया गया था 2i कैप प्लस 3k कैप न्यूटन और ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है A जो कि है 2,2,1 से लेके 0,0,0 तक, ठीक है ना, पॉइंट B बोल देते हैं इसे। तो वर्क डन बाय फोर्स हमें बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे F डॉट एस। कैलकुलेट कर लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, यह आएगा -2i -2j -k। बस अप्लाई कर दो, ये मिल गया आपको 2i कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट -2i -2j -k के साथ कितना मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा -4 -3 यानी कि -7 जूल। बात क्लियर हुई क्या? इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, वर्क डन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे आसान वाला है, ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, तो ये फॉर्मेट तो इजी है। दूसरा फॉर्मेट जो आप पहचानोगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है, उसे हम कहेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अगर कोई भी फोर्स इस फॉर्मेट में दिया गया है तो वो फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। बात समझ आई क्या? अगर आपको कोई फोर्स एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के फॉर्मेट में दिया गया है तो वो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहीं पे लिख देता हूं। जैसे आपको फोर्स दिया गया, मान लो 2xi प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस 3k, तो आपको बस ये याद रखना है कि आई कैप के अंदर x का ही फंक्शन होना चाहिए, जे कैप के अंदर y का ही फंक्शन होना चाहिए और के कैप के अंदर z का ही फंक्शन होना चाहिए, या फिर आई कैप के अंदर x का फंक्शन हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है, y के अंदर सॉरी j के अंदर y का फंक्शन हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है, z के अंदर
के के अंदर z का फंक्शन हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। बात समझ आ रही है क्या? इस तरह से अगर कोई फोर्स आपको दिया गया है तो वो फोर्स भी होगा कंजर्वेटिव फोर्स। और उसके लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैलकुलेटिंग वर्क डन। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जहां ds वेक्टर हो जाएगा आपका dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। बात समझ आई क्या? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये कंजर्वेटिव हो जाएगा? ऐसा इसलिए है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि फोर्स दिया गया है मुझे एक्स आई प्लस वाई जे कैप। समझ आई ना बात? और मुझे लेके जाना है 0,0 से लेके 2,2 तक। तो वर्क डन में लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे का डॉट प्रोडक्ट dx आई प्लस dy जे प्लस dz k के साथ। जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो हमेशा कुछ इस तरह की सिचुएशन आ पाएगी, x dx प्लस y dy। डॉट प्रोडक्ट करना हमें सभी को आता है, और हम सेपरेटली क्या पुट कर सकते हैं, x और y की लिमिट पुट कर सकते हैं। अब मान लो कि इस x के साथ dx के साथ y का फंक्शन आ गया होता, तो क्या आप इंटीग्रेट कर पाते? नहीं। अगर dx के साथ y का फंक्शन आ गया होता तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते अनलेस आपको y और x की रिलेशन पता है, और वही y और x की रिलेशन तो पाथ कहलाती है। तो फिर तो आपका फोर्स पाथ डिपेंडेंट हो जाता। यहां तो मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूं, ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 2 तक प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 2 तक, ये आपको मिल गया कितना, 4 जूल। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, वर्क डन। बात समझ आई कि नहीं? तो सेकेंड फॉर्मेट कंजर्वेटिव फोर्स का जो है वो क्या है, वो है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। जब भी ऐसा दिया गया हो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, हाँ या ना बोल दिया करो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। आराम से बैठे हो चिल, मैं बोल रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम हाँ या ना तो बता दो। इतना लथार्जिक होना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो, तो आपने दोनों फॉर्मेट नोट डाउन कर लिए। तीसरा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो इसे जरा ध्यान से देखना, हो सकता है आपको समझ ना आए। ठीक है ना? तीसरा फॉर्मेट है, अगर आपको फोर्स दिया गया हो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आई कैप प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जे कैप प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के कैप। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। हर ऐसा फंक्शन कंजर्वेटिव नहीं होगा। शुड बी, कंडीशन होती है, शुड बी परफेक्ट डिफरेंशियल। अब यहीं पे सर घूम जाएगा लोगों का, ये क्या होता है? तो शुड बी परफेक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना? मान लो कि क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे इस बात को। मान लो कि हमें फोर्स दिया गया है 2x(y3), ठीक है ना, आई कैप प्लस 3x2 y2 जे कैप। इस तरह से आपको फोर्स दिया गया है और वर्क डन आपको चाहिए, वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा इजी डेटा ले लेता हूं, फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। इस तरह का फॉर्मेट मुझे दिया गया है। ठीक है ना? अब बात आती है कि इसका वर्कडन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो इसका वर्कडन करने के लिए भी आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो यही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। रख देते हैं भाई 2xy³ आई कैप प्लस 3x2 y2 जे कैप डॉट dxi प्लस dyj प्लस dz के।
आपको मेथड पता है, आई कैप वाले आई कैप के साथ आ जाते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2xy³ dx प्लस 3x² dy। अब बात ये आती है कि भाई dx के साथ जो फंक्शन है उसमें x भी है, dy के साथ जो फंक्शन है, सॉरी dx के साथ जो फंक्शन है उसमें x भी और y भी है, और dy के साथ जो फंक्शन है उसमें भी x है और y है, और x और y के बीच में कोई रिलेशन हमें दी नहीं गई है। तो यहां पे जब भी ऐसा फॉर्मेट बने तो आपको एक चेक परफॉर्म करना होगा, ठीक है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना। यहां तक तो आप कर ही लोगे, यहां तक कुछ खास नहीं है। तो इसी स्टेप पे आप क्या करते हो, परफॉर्म चेक। और परफॉर्म चेक का मतलब होता है पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन। अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूं। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब होता है, मान लो किसी फंक्शन में 2 या 3 वेरिएबल हैं। तो जैसे मान लो कि एक फंक्शन दिया है, उसके अंदर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है, पर मैं उसे पार्शियली इंटीग्रेट करना चाहता हूं x के साथ। इसका मतलब होता है कि उस फंक्शन में मैं y और z को कांस्टेंट मान लूंगा। अगर मैं पार्शियल इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं y के साथ, तो मैं x और z को कांस्टेंट मान लूंगा। अगर मैं पार्शियल इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं z के साथ, तो मैं x और y को कांस्टेंट मान लूंगा। यानी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हो, आप बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हो। तो अगर मैं क्या करूं, पार्शियल इंटीग्रेशन करूं, एक बार मुझे करना पड़ेगा क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, तो एक बार मैं करूंगा विद x, पार्शियल इंटीग्रेशन विद x, और एक बार मैं करूंगा पार्शियल इंटीग्रेशन विद y। बात समझ आ रही है कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं। तो इस फंक्शन को आपको पार्शियल इंटीग्रेट करना है x के साथ। पार्शियली इंटीग्रेट करना है x के साथ, क्यों, क्योंकि यहां पे dx लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या वैल्यू मुझे मिलेगी। देखो जरा ध्यान से, मैं इसको जरा डायग्राम थोड़ा बदल देता हूं, मैं कंफ्यूजिंग है। हम्म चलो इस तरह से लिख लेते हैं। इस वाले फंक्शन को क्योंकि dx लिखा है तो x के साथ पार्शियल इंटीग्रेशन, और इस वाले को y के साथ पार्शियल इंटीग्रेशन, ये हमें करना है, ठीक है ना। x के साथ अगर मैं इसे पार्शियल इंटीग्रेट करूं तो देखो 2 और y³, तो ये तो कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, तो मुझे मिलता है x²y³। समझ आई क्या बात। और क्योंकि यहां पे dy है, यानी इस पूरे फंक्शन को मुझे पार्शियली इंटीग्रेट करना है विद y। तो y को सिर्फ वेरिएबल मानना है, 3x² तो कांस्टेंट है। तो y² का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, y³/3, y³/3, यानी यहां से मिला मुझे x²y³। अगर आप देखो तो पहले वाले इंटीग्रेशन को पार्शियली इंटीग्रेट करने से मुझे मिला x²y³, दूसरे वाले को करने से मुझे मिला x²y³। अगर मान लो तीसरा भी होता, z वाला भी होता है यहाँ पे, उसे भी इंटीग्रेट करके मुझे सेम वैल्यू मिलती। if all the partial integrals if all the partial integrals turn out same, then it is called a perfect differential function, a perfect differential function। बात समझ आ रही है। देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन को आप परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन कहते हो। तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये चीज हो गई, क्योंकि आप देख सकते हो ये इक्वल आ गया है इसके, तो मुझे ये समझ आ गया कि जो भी मैंने पार्शियल इंटीग्रल्स किए वो परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है। तो इस पूरी चीज को मैं सिंपली लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x²y³। बात समझ आई क्या। इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x²y³, और लिमिट जो थी 0,0,0
से लेके 1,1,1 वो पूरी मैं इसमें पुट कर दूंगा। ये इंटीग्रल इस डिफरेंशियल से कट जाएगा और आंसर आपको मिलेगा x स्क्वायर वाई क्यूब। आपको कुछ करना नहीं है, जो चीज कॉमन इंटीग्रल आई थी वही आपका आंसर है, उसके अंदर सिर्फ लिमिट्स पुट कर दो। 1 1 1 पुट कर दूंगा मैं वैल्यूज, मुझे क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0 और आंसर क्या हो जाएगा 1 जूल। बात समझ आई क्या? आंसर क्या हो जाएगा 1 जूल। जो आपका कॉमन पार्शियल इंटीग्रल आया था वही इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन होता है, आप उसी के अंदर बस लिमिट्स पुट कर दीजिए। बताओ भाई, डाउट्स बोलना शुरू करो, किसी को कोई डाउट? तो हमेशा याद रखेंगे ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है और क्लोज लूप के अंदर जीरो नहीं है, उन्हें आप कहोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उनका वर्क डन आप सिर्फ तभी निकाल सकते हो जब आपको पाथ पता हो। पाथ पता होने का मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पता हो। एक एग्जांपल ऐसे फोर्स का हो जाता है भाई फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां जो मैंने सॉल्व किया वो क्वेश्चन वहीं पे अटक गया, क्योंकि हम पार्शियल इंटीग्रेशन जब हमने किया तो दोनों इंटीग्रल सेम नहीं आए, तो हम समझ गए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये क्या है नॉन कंजर्वेटिव है और इसका वर्क डन हम नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ आई क्या? क्लियर है? आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? पाथ चाहिए, यानी एक्स और वाई के बीच की रिलेशन चाहिए। चलो मैं एक क्वेश्चन करके और दिखा देता हूं, क्योंकि लोग चाहते हैं, जनता हमारी थोड़ी सी डरी हुई रहती है। तो फोर्स जैसे कि मान लो मुझे दिया गया है, तो फोर्स मान लो कि मुझे दिया गया है वाई स्क्वायर आई कैप, ठीक है ना, प्लस 2xy जे कैप, या चलो एक और तीनों ले लेते हैं, z ले लेता हूं मैं, प्योर स्पून फीडिंग पे चले जाते हैं अपन, कुछ वैरायटी छोड़ते ही नहीं आपके लिए, z जे कैप, ठीक है ना, प्लस x वाई स्क्वायर के कैप। ये फोर्स दिया गया है। वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम 1 1 2 2 2 1 1। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? एक फोर्स दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है। कर देता हूं मैं ही। तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। लिख देते हैं वैल्यूज। फोर्स हमें पता है जेड वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy z जे कैप प्लस xy स्क्वायर के कैप का डॉट प्रोडक्ट dx आई कैप प्लस dy जे कैप और प्लस dz के कैप। ऑब्वियसली आई कैप वाले आई कैप के साथ आएंगे तो मुझे मिलेगा जेड वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xyz dy प्लस xy स्क्वायर dz। ये मुझे मिल गए इंटीग्रल्स। अब ऑब्वियसली मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ dx है और फंक्शन में yz स्क्वायर है, तो इकलौता तरीका जिससे मैं वर्क डन निकाल पाऊंगा वो पॉसिबल है जब ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में हो। तो मैं इसे पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा, इसे मैं पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जेड वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। इसे मैं पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2x और z तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2। और तीसरे वाले को मैं पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू z। तो एक्स वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, dz का इंटीग्रेशन z। तो यहां मुझे मिला एक्स वाई स्क्वायर z, यहां मुझे मिला एक्स वाई स्क्वायर z और यहां भी मुझे मिला एक्स वाई स्क्वायर z, यानी मैं समझ जाऊंगा कि सीधे आंसर क्या है एक्स वाई स्क्वायर z। और इसके अंदर मुझे लिमिट्स पुट करनी है, जो थी क्या 1, 1, 2 से लेके 2, 1, 1।
लिमिट्स पुट कर दो, पहले x की जगह 2 आएगा, y की जगह 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस नीचे वाली लिमिट्स x y स्क्वायर और इंटू z, और ये आपको मिल गया 0। अब समझ आया या एक और एग्जांपल करके दिखाऊं मैं? बोलो भाई, समझ आया क्या? अब भी नहीं आया तो भगवान आपका मालिक है, ठीक है। तो ये होते हैं 3 टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनके अलावा किसी और टाइप का फोर्स आपको अपने पूरे छात्र काल में जब तक आप पढ़ रहे हो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और फोर्स की। समझ आ रही बात? अगर आपको इन तीनों का निकालना आ गया है तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो एक डाउट आया हमारे पास, सर ये तो क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स हुआ ना। अरे बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है तभी तो उसका वर्क डन 0 आया है, पर यहाँ तो क्लोज लूप था ही नहीं। यहाँ तो मैं 1,1,2 से 2,1,1 पे लेके गया हूं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लूप में ही 0 होता है। उनका वैसे भी 0 हो सकता है, पर क्लोज लूप में तो पक्का 0 होगा। तो यहाँ इत्तेफाक से जो डेटा मैंने लिया है उस वजह से 0 आ गया। आप 2 की जगह 4 रख दो किसी भी एक कोऑर्डिनेट में तो नॉन जीरो आ जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? चलो, तो अब बारी है आपकी। मैं काफी बोल लिया। तो ये रहा क्वेश्चन। आपको फोर्स दिया गया है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4z क्यूब के कैप, वर्क डन टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0, -2, -3 टू 1, 4, -2। लग जाइए और फटाफट आंसर बताइए। गलत किसी ने आंसर दिया तो भगवान उसके साथ अच्छा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है कि बाकी सब भूल जाएं। परफेक्ट डिफरेंशियल तो तीसरा टाइप है। ये तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप है, ये तो टाइप 2 है। तो अगर आप पार्शियली इंटीग्रेट करने चले जाओगे तो वो तो इक्वल नहीं आएगा, वो तो आपको थर्ड फॉर्मेट में करना होता है। यहाँ कहीं x के अंदर y थोड़ी है। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बताया था थर्ड फॉर्मेट के अंदर क्या होता है। अब ये क्या हो रहा है? थर्ड फॉर्मेट के अंदर मैंने बताया था ना क्या होता है, देखो एक्स वाई जेड का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट दो तो वेरिएबल होने ही चाहिए अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो वही है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है ये तो सिर्फ किस फॉर्मेट में दिया गया है आप देख सकते हो, एफ एक्स आई कैप, तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 के लिए करना बड़ा ही आसान था, हमने देखा था वर्क डन होगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। अब मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को समझ आ जाता है कि आई के साथ dx आएगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फालतू टाइम पास नहीं करेंगे ज्यादा। 3y dy प्लस 4z क्यूब dz। लिमिट लगा दो, x की है 0 से 1, y की है -2 से लेके 4 और z की है 3 से लेके -2। ये हो गया भाई आपका x क्यूब बाई 3, 0 to 1। ये हो गया आपका 3 बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 आया होता, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, -2 से लेके 4 प्लस z की पावर 4/4 यानी z की पावर 4, 3 से लेके -2 तक। पुट करेंगे ये मिलेगा हमें 1/3 प्लस 3/2 इंटू 16 -4 प्लस 2 की पावर 4, ये कितना हो गया भाई 16 माइनस 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, है ना शायद, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। सही किया क्या मैंने? देखो जरा एक बार क्या आ गया था फाइनली आंसर, जरा बता देना क्या आ गया था। -140/3, ओके, -140/3 जूल।
क्लियर है सभी को? तो ये गलती मत करने लग जाना कि सिर्फ थर्ड फॉर्मेट ही याद रखो और हर एक को पार्शियली इंटीग्रेट करने लग जाओ। नहीं, वो तब होगा जब आप इंटीग्रेशन में फंस जाओ, यहां से आगे आप कर ही नहीं पाओ क्योंकि y भी घुसा हुआ हो क्वेश्चन में। जब फंक्शन ही x का है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y घुसा हुआ हो, जब ऐसी गड़बड़ हो तो चेक कर लेना चाहिए। समझ आई क्या बात? ठीक है ना? याद रखना सिंपल, आपको क्या याद रखना है, 3 फॉर्मेट हैं, fx, fy, fz वाला, कांस्टेंट वाला और परफेक्ट डिफरेंशियल। चलो एक और देता हूं मैं, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा, ठीक है ना? प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ आज। तो ये है आपका 2x आई कैप माइनस 3y स्क्वायर जे कैप और प्लस 4k कैप न्यूटन, और 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले फॉर्म पहचानो, कांस्टेंट है, सेकंड फॉर्म है या परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, और फिर उस हिसाब से अप्रोच करो। क्या बात है, आंसर आ भी गया एक लड़के का। एकदम सेम फॉर्मेट है, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन आ जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3y dy, सॉरी 3y स्क्वायर, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4dz। ठीक है, तो ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर, एक्स की लिमिट है 0 से 1, y की 0 से 1 और z की भी 0 से 1। तो एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 तक और माइनस वाई क्यूब 0 से लेके 1 तक प्लस 4 इंटू जेड 0 से लेके 1 तक, और ये मिल गया आपको 4 जूल वर्क डन। समझ आया? क्लियर है? चलो एक और कर लेते हैं जरा। तो फोर्स मान लो कि है आपके पास 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स क्यूब जेड क्यूब जे कैप प्लस 3x क्यूब वाई जेड स्क्वायर के कैप। पता है ना, सबसे आसान ना आपको यही लगने लग जाएगा, आप ना देख के ही आंसर बताना शुरू कर दोगे। 1,1,2 से लेके 2,3,4 तक जाना है। वर्क डन बताओ। ये ना आप तुरंत चेक कर लिया करो, यहीं पे परफेक्ट डिफरेंशियल, स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बोर्ड वगैरह में लिखेंगे हम स्टेप्स। अपन तो ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, तो आई कैप वाले को फटाक से एक्स के रिस्पेक्ट में करके देख लो, जे कैप वाले को वाई के, और के कैप वाले को जेड के फॉर्मेट में। इनके मैं पार्शियल इंटीग्रेट करके फटाफट देख लो, आंसर तुरंत मिल जाएगा बिना पेन उठाए। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है हमें। एक ही तरीका है, जब आप परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बना सको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब जेड क्यूब डी वाई प्लस 3x क्यूब वाई जेड स्क्वायर डी जेड। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे पहले वाले का x के रिस्पेक्ट में, तो 3y जेड क्यूब तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, ये कट गया भाई। इसका विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स क्यूब और जेड क्यूब तो कांस्टेंट हो गया, dy का इंटीग्रेशन y। इसका z के रिस्पेक्ट में तो 3x क्यूब और y तो कांस्टेंट हो गया, z स्क्वायर का z क्यूब बाय 3। तीनों में अगर आप देखोगे तो मिला है एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब। तो आंसर भी क्या है, एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब। सीधे आपका आंसर आ जाएगा वर्क का एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब। इसमें अब बस मुझे लिमिट्स लगानी है 1 1 2 से लेके 2 3 4। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करो, x की जगह आपको पुट करना है 2, y की जगह 3 और z की जगह 4, माइनस x की जगह 1 क्यूब, y की जगह 1 और z की जगह 2।
ठीक है ना। क्या मिल गया हमें ये, तो आप देख सकते हो ये तो रहा बेसिकली 8 लिखा है, और ये क्या लिखा हुआ है 64 इंटू 8 और इंटू 3, तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ 1528 जूल। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब भी हमें कोई फोर्स का फंक्शन दिया जाए वेक्टर फॉर्म में, तो इन्हीं 3 टाइप में से कोई एक टाइप होने वाला है। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि dx के साथ या आई कैप के साथ y और z भी घुसे हुए हों, तो हम एक बार परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए चेक कर लेंगे। अगर हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो हम कह देंगे वर्क डन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस पाथ इज प्रोवाइडेड, जब तक वो पाथ ना दे दें। क्लियर है। ठीक है। कांस्टेंट वाला तो नहीं करना चाहोगे मेरे हिसाब से, वो तो सबसे ही आसान है, उसमें तो क्या ही करेंगे, है कि नहीं। तो ये है हमारा वर्क डन। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में ये मान लो कि आधे घंटे के करीब तो मैं आपको इसी के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग अलग तरह के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस किसी एक बुक से मैं उठा लूंगा। ठीक है। और हम आगे स्टडी करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है। क्लियर है। एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा हमें, फिर अलग अलग पावर के बारे में पढ़ना होगा, और फिर हम फाइनली पहुंचेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्लास 12th की और क्लास 11th की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। मैंने बताया भी होगा, अगर एक बार आपने वो सीख ली तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। चलो आज संडे है, आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।